बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, लाइन अथॉरिटी और स्टाफ अथॉरिटी जब हमें समझ आ जाती है तो फिर हम लोगों ने एक और चीज़ डिस्कस करनी है यहाँ पे, वो होती है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है जी। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है बच्चों? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिसाल के तौर पे हम इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं और एक ये एम्प्लॉयज़ है, एक ये एम्प्लॉय है, एक ये एम्प्लॉय है, एक ये एम्प्लॉय है, एक ये एम्प्लॉय है, ये 1 2 3 4 5 6 7 एम्प्लॉयज़ हैं। ये सारे के सारे एम्प्लॉयज़ डायरेक्शंस कहाँ से ले रहे हैं? एक बॉस से ले रहे हैं। ठीक है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि तमाम के तमाम एम्प्लॉयज़ जो है वो डायरेक्शन किससे ले रहे हैं? इससे। अब मिसाल के तौर पे ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ये मिस्टर सी है। अब मिस्टर सी को जब ऑर्डर मिलेंगे, कमांड मिलेगी, तो कहाँ से मिलेगी? बॉस से मिलेगी। अगर मिस्टर ए कहेगा भाईजान आप ये वाला काम करें जो मैं कह रहा हूँ, तो सी कहेंगे सॉरी मुझे कमांड्स आपने नहीं देनी बल्कि मुझे कमांड बॉस ने देनी है। अब अगर ऐसा हो जाए कि एक बंदा जो है वो मिस्टर सी को कह रहे हैं कि आप लेफ़्ट साइड पे जाके काम करें, बी कहेगा भाईजान आप ऐसा करें आप राइट साइड पे जाके काम करें, सी कहेगा भाईजान आप ऐसा करें आप नॉर्थ पे जाके काम करें, वेस्ट पे जाके काम करें। तो ये जो सी है ये कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसकी बात मानूं और किसकी बात ना मानूं। यूनिटी ऑफ कमांड हमें क्या कहती है? हमें ये गाइड करती है और हेल्प करती है कि जनाब एक एम्प्लॉय एक ही बॉस के अंडर जब काम करेगा तो उससे फ़ायदा ये होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। जब कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा नहीं होंगे तो ये यूनाइट होके इसका जो फोकस होगा एक ही ऑर्डर की तरफ जो कि फोकस होगा, तो ये अपनी सारी की सारी जो अटेंशन होगी वो एक ही पॉइंट पे रख के काम कर सकेगा, अदरवाइज इसकी अटेंशन डाइवर्ट होती रहेगी। ठीक हो गया। और ये वही पॉइंट है जो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर के अंदर हेनरी फेयल के 14 प्रिंसिपल्स में पढ़े थे। ठीक हो गया। अब ये क्या कहता है? यूनिट ऑफ कमांड स्टेट्स दैट अ पर्सन शुड रिपोर्ट टू ओनली वन मैनेजर। एक बंदा एक मैनेजर को रिपोर्ट करे। ऐसा नहीं है कि एक बंदा अलग रिपोर्ट मांग रहा है, दूसरा बंदा अलग रिपोर्ट मांग रहा है, तीसरा बंदा अलग रिपोर्ट मांग रहा है। बंदा परेशान हो जाएगा एम्प्लॉय कि भाईजान मैं किसको रिपोर्ट दूँ, मैं किससे बात करूँ। फिर विदाउट यूनिटी ऑफ कमांड कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स फ्रॉम मल्टीपल बॉसेज, जब मल्टीपल बॉसेज अलग अलग डिमांड्स ले आएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम वाली एग्जांपल भी आ गई हमारे सामने। वो कौन सी है कि डैमियन बिर्कल जो है, अ मर्चेंडाइजिंग मैनेजर इज द फुलर ब्रांड्स डिवीजन इज इन द फुलर ब्रांड डिवीजन ऑफ CPAC इनकॉर्पोरेशन। ये CPAC इनकॉर्पोरेशन कंपनी का नाम है। ठीक है। ही फाउंड हिमसेल्फ रिपोर्टिंग टू 2 बॉसेस। अब इसने क्या होता है, इसके 2 बॉसेस हैं जिन देखता है कि ये एक बॉस ये है, एक बॉस ये है, और ये जनाबे वाला बैठे हुए हैं हमारे बिरकल साहब। ठीक है। ये है बिरकल और ये बॉस 1 और ये बॉस 2। ठीक हो गया जी। अब पहला बॉस जो है वो कौन सा है? वन इज इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर बिजनेस एंड द अदर इन चार्ज ऑफ डिस्काउंट चेंज। ये डिपार्टमेंटल स्टोर और ये डिपार्टमेंटल स्टोर और ये डिस्काउंट चेंज का मैनेज बॉस है। अब ये चूंकि मर्चेंडाइजिंग वाला मैनेजर है तो इसलिए इसने इसको भी रिपोर्ट करनी होती है, इसको भी रिपोर्ट करनी होती है। अब दोनों को रिपोर्ट करने के लिए इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो अब ये करता क्या है? ये करता ये है कि बिल्कुल ट्राई टू मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट बाय मेकिंग अ कंबाइंड टू डू लिस्ट। कंबाइंड लिस्ट बनाता है जो इसको भी कवर कर सके, इसको भी कर सके। ठीक है। ही वुड अपडेट एंड चेंज एज वर्क टास्क चेंज्ड। अगर टास्क चेंज हो जाएंगे तो उसको अपनी टू डू लिस्ट जो है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बाज़ औक़ात कि जब आपको एक बंदा नहीं बल्कि 2 बंदे अलग अलग तरीके से आपको कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है जी। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट है अथॉरिटी स्पैन चेन ऑफ कमांड के बाद, वो आता है बच्चों हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब बच्चों क्या होता है? स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है डिसाइडिंग, ये ज़रा गौर से देखिएगा बहुत आसान है, डिसाइडिंग हाउ मैनी एम्प्लॉयज will be controlled by one manager. Deciding how many employees will be controlled by one manager। यानी कि जब हम कभी किसी से पूछते होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, हम किसी अपने रिलेटिव से या किसी जान पहचान वाले बंदे से, भाईजान आप कहाँ पे जॉब करते हैं? वो कहते हैं जी हम ABC कंपनी में जॉब करते हैं। अच्छा आप वहाँ पे क्या है? मैं जनाबे वाला मैनेजर हूँ और मेरे अंडर 10 लोग काम करते हैं। ठीक हो गया। कुछ लोग कहते हैं जनाब मेरे अंडर 4 लोग काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे अंडर तो जनाब 20 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजर जो है
जिसके अंडर 4 लोग काम कर रहे हैं, जिसके अंडर 10 लोग काम कर रहे हैं या 20 लोग काम कर रहे हैं, ये 10 लोग, 4 लोग और 20 लोग जो हैं, ये बेसिकली स्पैन ऑफ कंट्रोल है। अब दोनों में अब थोड़ा सा डिफरेंस भी है स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है जिसे हम कहते हैं वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी कि बहुत बड़ा स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी कि 20 लोग एक बंदे के अंडर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो एक बंदे के अंडर काम कर रहे हैं। एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी कि सिर्फ 4 लोग आपके अंदर काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एक स्पैन ऑफ कंट्रोल जिसमें कम लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, और एक और ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल्स देखें ना, तो वो एग्जांपल से हमें मजीद चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जी, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, ये एक नीचे आते हैं बच्चों, इसमें हम देख रहे हैं कि एक बॉस है और उसके अंडर 1 2 3 4 5 लोग हैं जो एक बॉस को रिपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है ये बॉस कहेगा जनाब मैं 5 लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ, 5 लोग मेरे अंडर हैं, तो इसको क्या कहेंगे, स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ 5 पीपल। ठीक हो गया। अब ऑन दी अदर हैंड एक और, इसको हम लोग नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। ठीक है, ये देखें, ये नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। अब थोड़ा सा नीचे अगर हम आते हैं ना, तो नीचे जाके बच्चों हमें ये भी पता चलेगा ये एक और स्पैन ऑफ कंट्रोल है कि ये भाईजान है, ठीक है, और इसके अंदर कितने लोग हैं जो डायरेक्टली इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, वो 1 2 तकरीबन 34 है। तो इसका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो कौन सा होगा, वो स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ 34। और ऑन दी अदर हैंड एक और लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों में डिफरेंस है, आखिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बच्चों, आखिर क्यों स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो वाइड होता है, और क्यों स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो नैरो होता है, और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती है जहाँ पे इस रखा होता है, हम लोग अब उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो बच्चों ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होती है बच्चों, वहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है होगा वो नैरो होता है। ठीक है, ये 5 बंदे हैं, ये इनको कंट्रोल कर रहे हैं, ये एक एक बंदे की एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जा रहा है, और यहाँ पे ज़्यादातर सेंट्रलाइजेशन होती है, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाती है, जहाँ पे नैरो जो कंट्रोल होता है वो नैरो हो जाता है, सॉरी वाइड हो जाता है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम लोग इनको समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों को। ठीक है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कैसी कैसी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो नैरो होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल, कहाँ कहाँ पे वाइड होता है। ठीक है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन बच्चों हम लोग पढ़ी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक होती है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, एक ही होती है, इसको हम लोग टॉल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसको हम लोग वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को, जो कि हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग फ्लैट भी कहते होते हैं, और इसको साथ साथ हम इसको हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया जी। अब सुने ज़रा, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस हैव वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, जो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। ये देख लीजिए, जहाँ पे ऑर्डर्स, जहाँ पे दूसरे लोगों को डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व हम लोग कर लेते होते हैं। ठीक हो गया। अब ऑन दी अदर हैंड टॉल ऑर्गेनाइजेशन हैव नैरो, टॉल ऑर्गेनाइजेशन अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, टॉल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेंट्रलाइजेशन जहाँ पे ज़्यादा होती है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एक टॉपिक आता है बच्चों, वो ये है कि ये एक और हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, अटाल वर्सेस फ्लैट। अब ये देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, ये टॉल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इस बंदे के अंदर 1 2 लोग काम कर रहे हैं, इसके अंदर 2 लोग काम कर रहे हैं, इसके अंदर और कम लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग हैं, इसके अंदर भी 2 लोग हैं, इसके अंदर भी 2 लोग हैं, उनके अंदर भी 2 2 लोग हैं। इसका मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल के नीचे 2 लोग हैं। अब इसके नीचे भी 2 लोग हैं, इसके नीचे भी 2 लोग हैं, अब इनके नीचे भी 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, इनके नीचे भी 2 लोग हैं, 2 लोग हैं। इसका मतलब है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल हर एक बंदा जो है वो 2 2 लोगों को कंट्रोल कर रहा है। 2 2 लोगों को कंट्रोल क्यों कर रहा है, क्योंकि सख्ती के साथ इनके एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया जा सकता है, इनको कंट्रोल किया जा सकता है, इनको डायरेक्शन दी जा सकती है, ज़रूरत पड़े तो इनको पनिश समझाया जा सकता है। वो इसलिए कि इनकी एक्टिविटीज़ हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ज़्यादा लोग जब हो जाएंगे बच्चों, तो फिर हम सब लोगों की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जब सब लोगों की एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो फिर हम उस तरीके से सख्ती नहीं कर सकते, फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमने नरमी करनी पड़ती है। यहाँ पे देखिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ गया, यहाँ पे आपके अंडर 1 2 3, अब यहाँ पे क्या 1 2 3 4 लोग आपके अंडर, यहाँ पे क्या 1 2 3 4 लोग आपके अंडर, 1 2 3 4 लोग आपके अंडर, और इसके अंदर भी 4, फिर इसके अंदर भी 4, फिर इसके अंदर भी 4, फिर इसके अंदर भी 4। इस तरीके से फिर आपका स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैट है और वो बढ़ता जाता है। समझ आ गई बात आपको। ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ये इस तरीके से फैल रहा होता है, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से चल रहा होता है। इसका मतलब ठीक है। अब इसकी एक और एग्जांपल जो है वो सबसे आखिर में हम जब पढ़ेंगे, तो फिर एक और चीज़ जो है वो हमारे सामने क्लियर होगी। अब यहाँ पे बच्चों क्या हुआ,
फ्लैट और टॉल स्ट्रक्चर, दोनों किस्म के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल और नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स भी पढ़ते हैं, क्या 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 फ़ायदे हैं इनके, क्या क्या नुकसान है। ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ़ायदे किसके, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल कौन सा होता है बच्चों, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल ये जी, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल ये वाला स्ट्रक्चर है। इसमें क्या फ़ायदा होता है, इनकरेजेस डेलीगेशन। डेलीगेशन से मुराद ये है कि आप ऑर्डर्स दूसरे लोगों को डेलीगेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरे लोगों के सर पे डाल रहे हैं, ठीक है, खुद जो है वो कंट्रोल आप नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोगों को आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हैं। मैनेजर्स मस्ट बेटर डेलीगेट टू हैंडल लार्जर नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स, ठीक है, ज़्यादातर नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स होंगे तो आप ऑर्डर्स दे दें, ठीक है। आगे अजाइल इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्पीड एंड क्वालिटी, ठीक है जी। कम्युनिकेशन स्पीड एंड क्वालिटी, जल्दी जल्दी तेजी तेजी से और बहुत स्पीड के साथ अच्छी क्वालिटी वाला काम करना है। अजाइल का मतलब होता है बेटा चौकस, चौकस कहते हैं बच्चों जो बहुत फुर्तीला होता है, फटाफट रिजल्ट लेके आने वाला, ठीक हो गया। नेक्स्ट, रिड्यूसेस कॉस्ट्स, मोर कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज अ फ्यूअर लेवल्स दस रिक्वायरिंग फ्यूअर मैनेजर्स। अब बच्चा यहाँ पे देखें ना, ये इसमें लेवल्स कम है, लोग ज़्यादा इंप्लॉइज हम कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन लेवल्स कम है, ठीक है। कम लेवल्स होंगे तो फिर हमारे लिए ये फाइनेंशियली सूटेबल है। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों, एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल, छठा लेवल, इतने ही इंप्लॉइज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे 1 2 3 लेवल, ये चौथे लेवल पे हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पे इंप्लॉइज ज़्यादा है और वहाँ पे इंप्लॉइज कम है। कम इंप्लॉइज को ज़्यादा लेवल्स पे जब लेके आते हैं तो सैलरी इनकी कम होगी, उनकी ज़्यादा होगी, उनकी और ज़्यादा, इनकी और ज़्यादा, इनकी और ज़्यादा। यहाँ पे इनकी एक लेवल की, इनकी एक लेवल की और सब की एक लेवल की सैलरी होगी, एक ही रेंज में सैलरी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे लिए फाइनेंशियली सूटेबल है, ठीक है जी। आगे हेल्प्स प्रिवेंट द वर्क फ्रॉम डिसएंगेजिंग बाय फोकसिंग ऑन एम्पावरमेंट, ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, ये सारे के सारे नीचे वाले हैं, इनको बॉस ऑर्डर देगा, इनको बॉस ऑर्डर देगा, तो इसमें किसी के अंदर ऑटोनॉमी का इशू नहीं होता। ऑटोनॉमी मतलब पावर का प्रॉब्लम नहीं होता। सारे के सारे लोग जो है वो डिसएंगेज नहीं हो जाते, आराम से अपना अपना काम कर रहे होते हैं। बच्चों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टर्म यूज़ की जाती है, उसे हम कहते हैं MYOB, माइंड योर ओन बिजनेस। तो सारे के सारे अपने माइंड, अपने बिजनेस जो है उसी को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है जी। आगे क्या आएगा, हाई मैनेजरियल वर्कलोड कम्स विद हाई स्पैन ऑफ कंट्रोल। जब हाई कॉन्स, यहाँ पे क्या होता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा आ जाता है। जब स्पैन ऑफ कंट्रोल, हाई स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है तो फिर हमारे ऊपर क्या होता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। रोल कन्फ्यूजन मोर लाइकली, ज़्यादातर पीढ़ी होता है कि कन्फ्यूजन आ जाती है कि चूँकि लेवल सारे सिमिलर होते हैं तो फिर हम किस लेवल पे क्या काम कर रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम आता है। मे कल्टिवेट डिस्ट्रस्ट ऑफ मैनेजमेंट, फिर मैनेजमेंट का डिस्ट्रस्ट भी आ जाता है क्योंकि 1 to 1 रिलेशनशिप नहीं होता ना, प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, 1 on 1 रिलेशनशिप नहीं होता, तो फिर ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डेफिसिट इसमें आ जाता है। ये भी एक कुछ इसके डीमेरिट्स आप कह सकते हो हैं, ठीक है। आगे बच्चों चलेंगे, आगे हम इसके मजीद जो टॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, टॉल ऑर्गेनाइजेशन पर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, जिसमें कम स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, 2 लोगों का या 3 लोगों का, इस स्पैन ऑफ कंट्रोल को डिस्कस करते हैं। मोर रैपिड कम्युनिकेशन बिटवीन स्मॉल टीम्स, इसमें क्या होता है, टीमें छोटी होती हैं तो नीचे बहुत जल्दी जल्दी से कम्युनिकेट हो जाता है। फिर क्या होता है, ग्रुप्स आर स्मॉलर एंड ईजियर टू कंट्रोल, छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, जल्दी जल्दी कंट्रोल हो जाते हैं। देयर इज ग्रेटर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, जल्दी जल्दी से, और आपके पास जितने भी टीम्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड टीम्स होती हैं, एक दो दो लोग होते हैं चुके, तो वो अपने अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। मोर एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉइज टू प्रमोट, क्योंकि 2-3 ही लोग होते हैं, ऊपर वाला किसी तरीके से अगर इनमें से जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो प्रमोट हो जाएगा, ऊपर वाला अगर किसी तरीके से रिटायर हो जाता है, छोड़ देता है, तो नीचे से बहुत जल्दी चांसेस होते हैं ऊपर जाने के, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ इसके नहीं होते चांसेस इतने ज़्यादा। कौन से इसके डीमेरिट्स क्या हैं, नंबर 1, कम्युनिकेशन कैन टेक टू लॉन्ग, हैम्परिंग डिसीजन मेकिंग, ठीक है, हैम्परिंग डिसीजन मेकिंग, ठीक है। हम डिसीजन मेकिंग में बाज़ औक़ात कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है कि हम नीचे वाले लेवल पे लोगों को कम्युनिकेट किस तरीके से करें, जब ऑर्डर ऊपर वाले लेवल पे आप ऑर्डर दे रहे होते हो तो नीचे बहुत से लोग, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम लोग कम्युनिकेट उनको सही तरीके से नहीं कर पाते। फिर सिलोज में डेवलप एंड प्रिवेंट क्रॉस फंक्शनल प्रॉब्लम्स, ठीक हो गया जी। ये एक बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम जो है इसमें आ जाता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सिलो से मुराद एक गड़ा सा बन जाया करता है जो नज़र तो नहीं आ रहा होता, नॉर्मली बंद होता है, लेकिन वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर एम्प्लॉइज़ में फील लॉस्ट
एंड पावरलेस। फिर यहाँ पे क्या होता है कि चूँकि आपको बॉस डायरेक्टली आपके ऊपर कंट्रोल कर रहा होता है, तो आप बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि ये एम्प्लॉय जो है ये इसको फ्रीडम महसूस नहीं हो रही होती और इसको एमेंसिपेशन महसूस नहीं हो रही है, तो इसको लगता है कि बिल्कुल पावरलेस और मेरे पास बिल्कुल भी ताकत नहीं है। ठीक है जी, बाकी बच्चों हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।